हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो हमने अभी तक फर्स्ट चैप्टर में जान लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, कैसे वो बनती हैं, क्या क्या उनकी कुछ प्रॉपर्टीज रहती हैं। अब हम अपने चैप्टर के ऑलमोस्ट एंडिंग के टॉपिक्स पर जा रहे हैं, जिसमें अब हम जाएंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स के ऊपर के क्वेश्चंस और फ्लक्स के बारे में आपसे बहुत ज्यादा जाना जाता है। तो फ्लक्स की अगर हम बात करें, ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम बात करते हैं फ्लक्स की, उससे पहले बेटा हमें जानना पड़ता है किसके बारे में, एरिया वेक्टर के बारे में। अब बात आती है, आपने शुरू से आज तक एरिया के बारे में तो पढ़ा था, बट एरिया वेक्टर क्या होता है ये आपने नहीं पढ़ा था। और अब हम उसी चीज को देखेंगे कि एरिया को हम वेक्टर की तरह ट्रीट क्यों कर रहे हैं, या फिर एरिया जो है हम उसे वेक्टर क्वांटिटी क्यों मान रहे हैं। देखिए बेटा, हमारे लिए ना जब हमें फ्लक्स निकालना होता है, सबसे सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है यार। फ्लक्स ना बेसिकली एक ऐसी चीज है, फ्लक्स हम नॉर्मल लाइफ में जब इलेक्ट्रिक फील्ड से डील करते हैं, तो अभी तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड्स पढ़ रहे थे किसके थ्रू, पॉइंट चार्ज के थ्रू, आप पढ़ रहे थे डाइपोल के थ्रू, पॉइंट चार्ज के थ्रू, वो छोटी छोटी चीजें। रियल लाइफ में जब आप फ्लक्स से डील करते हो या फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड से डील करते हो, तो चार्जेस जो होते हैं वो स्प्रेड होते हैं एरियाज पर, वॉल्यूम्स पर, लाइंस पर। जैसे कि लाइन मतलब एक पतली सी वायर है, उसके सरफेस पे चार्ज है। एरिया मतलब जैसे वॉल के सरफेस पे चार्ज है। वॉल्यूम मतलब जैसे पूरे रूम के अंदर चार्ज है। तो जब आप ऐसी चीजों से डील करते हो, तो इन पर्टिकुलर चीजों से, ये पर्टिकुलर जो सिमेट्रीज हैं, जैसे कि वॉल रेक्टेंगल हो गया, स्फेयर हो गया, सर्कल हो गया, क्यूब हो गया, इन सब के अंदर अगर चार्ज को आपने भर रखा है और चार्ज की मदद से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ये सब चीजें निकालने के लिए हमें एक बहुत छोटी सी चीज का, मतलब और भी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकाली जा सकती हैं, बट एक सबसे आसान तरीका होता है क्या, किसकी मदद से, फ्लक्स की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर फ्लक्स बेसिकली क्या है, आप इसे ऐसे समझिए, एक पर्टिकुलर एरिया में से, जैसे अगर आप कोई भी एरिया की बात करते हैं, उसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, वो बेसिकली आपको इंफॉर्मेशन देती है एक तरीके से, किसकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। यार आप एक तरीके से ये मान लो, फ्लक्स ना आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, अगर एक चार्ज था तो उससे तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कि Q by R स्क्वायर, वो उसकी इंटेंसिटी हो गई जो डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही है, बिल्कुल सही। बट जब बहुत सारे चार्जेस हो, तो वो मिलकर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम इसे कैसे पता कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा तरीका है, हम इसे ऐसे पता कर सकते हैं कि अगर मैं उस पूरे फील्ड के सामने, जैसे मान लीजिए, या फिर जो पूरा चार्ज का सिस्टम है उसके सामने अगर मैं कोई क्लोज्ड सरफेस रख दूं या फिर कोई सरफेस एरिया रख दूं, और ये देखूं कि उस सरफेस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही होंगी, इसका मतलब जो सोर्स है वो उतना ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। जितनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही होंगी, इसका मतलब सोर्स उतना ज्यादा क्या है, वीक है। तो एक तरीके से आप ये मान सकते हैं, हम ये चेक करके कि एक पर्टिकुलर एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, हम एक एरिया, वॉल्यूम, या इसमें से हम क्या बता सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं। और उसी चीज के लिए हमने एक क्वांटिटी बनाई, जिसे हमने नाम दिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बट बात आती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो ठीक है सर, समझ आ रहा है थोड़ा बहुत, बट एरिया क्यों रहा, एरिया की बात कहां से आ गई। अब देखिए बेटा, इसे ऐसे समझिए, हमारे लिए ना ये जानना बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया में से कैसे पास कर रही है। पास करने के बहुत तरीके, सीधी सीधी भी पास कर सकती है, एंगल पर भी पास कर सकती है, परपेंडिकुलर भी पास कर सकती है। तो एक एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे पास करेगी, वो हमें बताएगी किसकी इंटेंसिटी के बारे में, फ्लक्स की इंटेंसिटी, या फिर ये मान लीजिए वो हमें टेक्निकली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के नेचर को स्टडी करने के लिए, कि वो कितना फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी, उसके लिए हमें जानना पड़ता है किसको, एरिया को। और एरिया को जानने का मतलब मेरा क्या है, कि हमें ये देखना पड़ेगा कि जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एरिया के फेवर में है, एरिया के डायरेक्शन में है, या फिर एरिया से एंगल पर है। और इसी चीज के लिए हमने एरिया को भी यहां पर कैसी क्वांटिटी की तरह ट्रीट करा है, एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करा, और उसे समझते जाइएगा। जब हम बात करते हैं बेटा किसकी, एरिया की, तो जब आप एरिया की बात करेंगे तो हमें एरिया को क्या मानना है, हम एरिया को ट्रीट करेंगे एक कैसी क्वांटिटी की तरह, वेक्टर क्वांटिटी। और बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, वेक्टर मतलब दो चीजें, एक तो क्या होगा, आप कहेंगे सर एक होगा इसके पास मैग्नीट्यूड, और एक होगी इसके पास कौन, डायरेक्शन। हम कहेंगे ठीक है, बिल्कुल सही ट्रैक पर है आप। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा, जैसे कि आप जानते थे। डायरेक्शन कैसे मिलेगी, हमने कहा कि एक एरिया का जो वेक्टर है, डायरेक्शन है, वो हमेशा परपेंडिकुलर टुवर्ड्स एक्सिस जाता है। यार एक बात बताओ, अगर मैं आपके सामने एक सिंपल सा डायग्राम बनाऊं, जैसे मान लीजिए ये रहा, ये है एक्स एक्सिस, ये मान लीजिए ये रहा वाई एक्सिस, और मैंने इसके अंदर क्या रख दिया, एक स्क्वायर बना दिया या फिर एक रेक्टेंगल बना दिया, जो भी आप चाहें। मान लेते हैं इसकी ये वाली साइड ए है, मान लेते हैं इसकी ये वाली साइड बी है।
तो टेक्निकली मैं क्या कर रहा हूं, मैं दो वेक्टर्स, अगर आप इसे देखें बेटा, इसे आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरह ट्रीट करें अगर, तो ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है, ये रहा ए वेक्टर और ये रहा बी वेक्टर, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का। दो वेक्टर्स जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, क्या आप उनका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं? आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या आप उनका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं? हाँ जी सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। साइन 90 क्या होता है? 1। अगर मैं ये दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट निकालूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर मैं निकालूं, तो आपको पता है वो क्या बनेगा, ए बी कौन सा थीटा, साइन थीटा। और ए बी साइन थीटा में ए बी जो है वो ए और बी के मैग्नीट्यूड्स मतलब वैल्यूज, और साइन थीटा जो है वो साइन थीटा की वैल्यू 90 होगी, तो साइन 90 क्या होता है 1, जिसकी वजह से ए क्रॉस बी जो आपके लिए बन जाएगा वो किसके बराबर बन जाएगा, ए बी के बराबर। जो आप एरिया जानते भी हैं, अगर मैं आपसे कहूं इस रेक्टेंगल का एरिया निकाले, आप क्या निकालते हैं, साइड इनटू साइड, बट टेक्निकली वो कैसे निकाला जाता है, ए क्रॉस बी करके, ए बी कौन सा थीटा, साइन थीटा। और आपको पता है बेटा, हमने पढ़ा था जहां पर भी हम कौन सा प्रोडक्ट लगाते हैं, जहां पर भी हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो मल्टीप्लीकेशन आता है, मतलब जो थर्ड वेक्टर आएगा जो आपने निकाला मल्टीप्लाई करके, वो पहली बात तो कैसी क्वांटिटी आती है, वो आती है एक वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, हमने पढ़ा था 11th क्लास में, हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी आप वेक्टर की डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो वो दोनों वेक्टर्स के कैसा जाता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर जाता है। मतलब अगर ये x में और y में है तो इनका तीसरा वेक्टर z में जाएगा। तो आपको कैसे याद रखना है, जो एरिया वेक्टर है इसकी अगर आपको क्या निकालनी है, अगर आपको इसकी डायरेक्शन निकालनी है, तो इसकी डायरेक्शन हमेशा जो होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ एरिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब इसका मतलब क्या है, अगर मैं सामने वाले इसकी बात करूं, सामने वाले इसकी बात करूं, जैसे मान लीजिए जो बोर्ड है ये एक प्लेन है, तो मैं आपसे बोलूं बेटा इसका एरिया निकाल देंगे, आप कहेंगे हाँ जी सर, एल इंटू बी करके एरिया तो हम निकाल देंगे। मैं कहूंगा बेटा इसका एरिया वेक्टर, आप कहोगे सर नॉर्मल टू द प्लेन, मतलब सरफेस से कैसा आ रहा होगा, बाहर आ रहा होगा। अब ये सारा जो काम कर रहा हूं ना, मैं सिर्फ एक चीज के लिए कर रहा हूं कि मुझे ये देखना है कि ये जो एरिया का वेक्टर है, मतलब ये जो एरिया की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया वेक्टर के साथ कैसे है, पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, एंगल पर है, क्योंकि यही एरिया वेक्टर मुझे मदद करेगा ये पहचानने में कि एक्चुअली कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया में से पास करी, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्चुअली इस एरिया में से कैसे पास कर रही है, सीधी सीधी पास कर रही है। क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधी सीधी इसमें से पास करेंगी, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अल्टीमेटली क्रिएट करेंगी किसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले एरिया वेक्टर। अब वापस अपने टॉपिक पर आते हैं, ध्यान से देखिएगा जरा। जब हम इस टॉपिक को देखेंगे बेटा, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो थोड़े थोड़े साथ साथ चलेंगे। ये रहे, द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेन एरिया वेक्टर इज गिवन बाय द नॉर्मल टू द प्लेन, ये मैंने आपको अभी बता दिया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। फ्लक्स को कैसे डिफाइन करा जाता है, फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया हेल्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मेजर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा, नॉर्मली थ्रू दैट एरिया। नॉर्मली मतलब एरिया से कैसे निकल रही हो, बाहर की तरफ परपेंडिकुलर निकल रही हो, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। अब इसका कहने का मतलब क्या है, इसीलिए मैंने कौन सा वेक्टर बनाया, इसीलिए मैंने बनाया एरिया वेक्टर। अब आप देखते जाइए, ये चीज तो हमने देखी थी। अब मैं आपके सामने एक छोटी सी डायग्राम बनाता हूं। मान लेते हैं बेटा मेरे पास ये दो सरफेस एरियाज हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम सरफेस एरियाज बना रहे हैं, और मान लेते हैं हम पे ऐसे दो सरफेस एरिया, एक मान लीजिए ये रहा एरिया ना, अच्छा लग रहा, इसको हटाते हैं और शेप्स में देखते हैं, अच्छा एरिया देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, नहीं इसको भी नहीं, चलिए इसी को देख देते हैं। मान लीजिए ये रहे मेरे पास दो सरफेस एरिया, 3D में बनाना है, 3D में ही बनाऊंगा अब तो, देखते जाओ तुम। ठीक है, इसको देख लेते हैं। हाँ ये रहा, मान लीजिए ये रहा, और एक और बना लेते हैं, मान लीजिए ये रहा। अब देखते जाइएगा, बताइए इसकी बात करते हैं, ये जो है, ठीक बेटा। अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो मैंने यहां पर बना रखा है ये वाला, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, इसकी बात कर रहे हैं। अगर हम इसकी बात करें, ये वाला एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला, अगर हम इस एरिया की बात करें, तो आपसे अगर मैं बोलूं इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, आप कहेंगे सर इसका एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस होगा, कुछ ऐसे बनेगा।
ये कौन सा वेक्टर हो गया, एरिया वेक्टर। मैं आपसे कहूं बेटा इसका एरिया निकाल सकते हो, आप कहोगे हाँ जी सर आप मुझे दो चीजें बता दो, एक तो ये बता दो और एक ये बता दो, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा a इंटू बी। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक बात है। अब बात आती है व्हाट इज फ्लक्स। फ्लक्स पता है क्या होगा बेटा, अगर मैं यहां कहीं पर एक चार्ज का सोर्स रख दूं, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे सोर्स रख दिया, यहां पर सोर्स रख दिया, यहां पर सोर्स रख दिया, यहां पर सोर्स रख दिया, और इन सब चार्जेस की वजह से इस एरिया में से कौन बाहर आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ऐसे करके। तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक क्रॉस सेक्शन एरिया में से पास करेंगी, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक क्रॉस सेक्शन एरिया में से पास करेंगी, वो आपको बताएगा कौन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बट खासियत क्या है बेटा, हमें एक्चुअली चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करे, और पास कैसे करें, नॉर्मली, क्योंकि मेजॉरिटी फ्लक्स जो होता है वो नॉर्मल टू दी सरफेस पास करने पे क्रिएट होगा। तो हम मतलब जो इंपॉर्टेंस देते हैं वो कौन सी फील्ड लाइंस को देते हैं, जो कैसे पास कर रही है, नॉर्मली टू दी सरफेस। पास कराना ना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है सरफेस के कैसे होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। ठीक, अब जरा इसी चीज को क्लियर करते हैं, आप ध्यान से समझिए। मैं आपके सामने दो इमेजेस बनाऊंगा बेटा। अगर मान लीजिए एक केस मानते हैं ऐसा है कुछ, उनसे अच्छी तो मैं ही बना लेता हूं डायग्राम, फालतू की शेप्स बनाते हैं। ये देखो, मान लीजिए ये रहा एक एरिया, ये रहा एक एरिया। मैं आपसे कहूं इसका नॉर्मल बनाओ, आप कहोगे सर ये रहा और यहां से एरिया वेक्टर ये रहा, ठीक है। और मैं आपसे कहूं इधर, आप कहोगे सर यहां से भी एरिया वेक्टर कहां की तरफ है, इधर की तरफ। मैं कहूंगा चलो बहुत अच्छी बात है बेटा। फिर अगर मैं आपसे बोलूं, एक मिनट, हाँ जी, फिर अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान से देखिएगा, फिर अगर मैं आपसे बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताओ, आप कहोगे सर बनाओ, हम बताते हैं। तो अगर मैं इस एरिया को यहां रख रहा हूं, मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसे बना दी। यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6। बेटा ध्यान से देखिए, क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर एरिया बड़ा है तो जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उसमें से पास करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। अगर आप कहें सर ऐसे कैसे, मैं कहूंगा ये देखो बेटा जरा, एक केस में अगर मैं यहां बात करूं तो ये रहा एरिया, ये जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है आपको, ये होता है एरिया। तो अगर इस एरिया में से मैं कहूं और इसी की जगह मैं इसे रख दूं, इसे देखो, दोनों एरिया है, एक ये एरिया है एक ये एरिया है। मैं इन दोनों को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में रख दूं और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पूरे रूम में चल रही है, तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कौन से एरिया में से पास करेगी, इसमें से। तो अगर मैं आपसे पूछूं फ्लक्स किस में से ज्यादा होगा, आप कहोगे सर आपने अभी बताया फ्लक्स इज बेसिकली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली टू एन एरिया। तो अगर आप कह रहे हैं सर एरिया पर बात बन रही है तो इसका एरिया ज्यादा है, तो फ्लक्स भी ज्यादा किस में से जाएगा, इसमें से। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक या फिर फ्लक्स, पहली बात तो बेटा फ्लक्स का सिंबल समझ लीजिए। फ्लक्स जो होता है उसका सिंबल रहता है हमारा फाई, जैसे मान लीजिए ये रहा हमारा फाई सिंबल रहता है। और फ्लक्स पहली बात तो इसका मतलब सीधा सीधा डिपेंड कर गया किस पर, एरिया पर। और ये कौन सा एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, या फिर इसे आप क्या कहेंगे, सरफेस का एरिया। क्रॉस सेक्शन की तो हम बात नहीं करेंगे, ये कौन सा एरिया है, सरफेस का एरिया। इसके अलावा क्या मैं एक और चीज बोल सकता हूं कि फ्लक्स जो है वो एक और चीज पे डिपेंड कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की किसके ऊपर, इंटेंसिटी। मतलब इंटेंसिटी पर भी डिपेंड कर सकता है फ्लक्स। अब भैया फ्लक्स इंटेंसिटी पे कैसे डिपेंड कर रहा है, अगर मैं कहूं किसी रेंज के अंदर, किसी जोन के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब बेटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा बनेंगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा बनेंगी तो चांसेस हैं क्रॉस सेक्शन एरिया में से ज्यादा फील्ड लाइन क्या करेंगी, पास करेंगी। तो सीधा सा लॉजिक है कि फ्लक्स टेक्निकली दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। बेटा अगर हम इन्हें कंबाइन कर दें तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू E इंटू ए, और 5 प्रोपोर्शनल इस अंडर के कांस्टेंट लेंगे उसकी वैल्यू 1 आती है, तो ये बेसिकली क्या बन गया, E इंटू ए। मतलब टेक्निकली फ्लक्स दो वेक्टर्स का कौन सा प्रोडक्ट है, फ्लक्स दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट है। अभी तो देखेंगे क्रॉस या डॉट जो भी लगाना है, फ्लक्स दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट है। अब फ्लक्स अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट है तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज, या तो मैं इसको कौन सा प्रोडक्ट मानूं, डॉट, या फिर मैं यहां पर कौन सा प्रोडक्ट लगाऊं, क्रॉस। अब बात आती है या तो डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे या फिर कौन सा प्रोडक्ट लगाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। अब बात आती है बेटा, हम ना फिजिक्स में हर चीज को चेक करते हैं, तुक्के नहीं बैठते। मैथ्स में तो हमें दो तरीके दिए भैया वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के, या तो भैया डॉट प्रोडक्ट लगा लो उससे भी आंसर आ जाएगा। आप कहोगे कैसे, मैं कहूंगा बेटा एक बात बताओ, आपको बचपन से सिखाया गया है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कौन सा, थीटा, कॉस थीटा। फिर मैं कहूंगा आपको बचपन से एक और चीज सिखाई गई है, ए क्रॉस बी
इज इक्वल टू ए बी कौन सा थीटा, साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन बोथ टू वेक्टर्स। जिन दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है उसे आप कहते हैं थीटा। अब यार एक बात बताओ, मैथ्स के थ्रू तो मैं ये भी लगा सकता हूं ये भी लगा सकता हूं, आंसर तो दोनों से आएगा। बात आती है मेरी कंडीशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं फ्लक्स को निकालना चाह रहा हूं, फ्लक्स इज ई डॉट ए, मतलब मल्टीप्लाई तो करना है। अब या तो मैं ई डॉट ए लिख सकता हूं या मैं ई क्रॉस ए लिख सकता हूं। अब बात आती है दोनों में फर्क क्या है, ध्यान से देखिएगा। अब अगर मैं आपके सामने दो कंडीशन बना रहा हूं, बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा फ्लक्स को, क्यों हम यहां पर डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं उसका रीजन आपके सामने आएगा। बुक में तो बहुत जल्दी देख लोगे, यहां समझो चीजों को। जब हम बोलेंगे, अगर हम चलते हैं कौन सी प्रोडक्ट की थ्योरी पर, डॉट प्रोडक्ट की थ्योरी पर। अगर मैं मान लेता हूं मैं कौन सा प्रोडक्ट लगाना चाह रहा हूं, डॉट प्रोडक्ट, तो टेक्निकली मैं फ्लक्स को क्या लिखूंगा, मैं फ्लक्स को लिखूंगा ई डॉट ए और कौन सा थीटा, कॉस थीटा। ठीक। दूसरे तरीके से अगर मैं कहूं, आप कौन सा प्रोडक्ट लगा सकते हैं, आप लगा सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। अब बात आती है सर क्रॉस प्रोडक्ट लगाओगे तो क्या हो जाएगा, तो फाई आपका हो जाएगा ई डॉट डी ए और कौन सा थीटा, साइन थीटा। ये भी लग सकता है कि भैया दोनों के बीच में कौन सा प्रोडक्ट लगा दो, क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो। अब बेटा पहली बात तो ना एक चीज समझो, मान लेते हैं जो एरिया है, ये लीजिए, मान लीजिए ये रहा एरिया और इसका एरिया वेक्टर, सॉरी मान लेते हैं जो एरिया है उसको थोड़ा ऐसे बना देते हैं। जो एरिया है इसका एरिया वेक्टर तो आपको पता नॉर्मल टू दी सरफेस, सीधा बन गया। मान लीजिए ये कैसे हाथ रखा है मेरा, देखो ध्यान से देखो, ये रहा हाथ, ये हाथ मैंने ऐसे रखा, इससे आप कहोगे एरिया वेक्टर, आप कहोगे सर ये रहा आपका एरिया, इसका एरिया वेक्टर इसके नॉर्मल आएगा, तो ये ऐसे निकाला होगा, ये रहा एरिया वेक्टर। अब बात करते हैं, जरूरी नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किस पर जा रही हो, सीधी जा रही हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना रही हो, एंगल बना रही हो। इलेक्ट्रिक फील्ड ने तेवर दिखा दिया अगर, और मान लेते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे जा रही है, वो जा रही है एंगल पर। मतलब अगर आप बात करेंगे एरिया वेक्टर की, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मान लेते हैं एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। अब बेटा थीटा एंगल बना रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या बांटने पड़ेंगे, दो कंपोनेंट्स। आप कहोगे सर ये तो आसान है, ये हमें आता है, मैं कहूंगा करो। आप कहोगे सर ये तो एरिया वेक्टर जा रहा था, एरिया वेक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना एंगल बना रखा है, थीटा एंगल। तो सर जिसके साथ थीटा बना होता है वहां पर कंपोनेंट आ जाता है कौन से वाला, कॉस वाला। और सर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आ जाता है वो कौन सा आ जाता है, साइन थीटा वाला। तो एक आ गया ई साइन थीटा, एक आ गया ई कॉस थीटा। अब सारी बात एक चीज पर आके अटक गई कि भैया हमने फ्लक्स को डिफाइन ही कैसे करा था। अब बेटा एक बात बताओ, तुम खुद सोचो यार, मैं कह रहा हूं ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं कह रहा हूं ये रहा एरिया, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक एंगल बनाया, या फिर ऐसे मान लो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक एंगल बनाया, ये रहा इसका एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक एंगल बना रखा है। अब मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे नहीं देख रहा, मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को दो कंपोनेंट्स में देख रहा हूं। मैं कह रहा हूं इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ पोर्शन जो है वो कहां की तरफ है, सामने की तरफ, और कुछ पोर्शन जो है वो कहां की तरफ है, ऊपर की तरफ। ऐसे देख रहा हूं मैं। अगर इस एरिया को हटा दूं तो टेक्निकली मुझे तो भैया ऐसे दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा है ऊपर की तरफ ई साइन थीटा और एक सामने की तरफ ई कॉस थीटा। अब एक बात बताओ भैया, ई साइन थीटा वाला जो है वो क्या कहीं से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को सामने ले जाने में कंट्रीब्यूट कर रहा है क्या, या ई साइन थीटा वाला जो है क्या वो इस एरिया से पास कर रहा। बहुत ध्यान से समझना, ये मत कहना सर कर तो गया, मैं नस काट दूंगा तुम्हारी भी और मेरी भी। ये सामने देखो, अगर मैं कहूं कि ये वाला बेटा ई साइन थीटा वाला जो है वो अलोंग दी सरफेस चल रहा है, अलोंग दी सरफेस। अब वो अलोंग दी सरफेस है तो वो एरिया में से पास नहीं करा। आप ये मत कहना सर ये एरिया में से तो पास करा, ना ना ना, वो यहां से पास करा। तो उसके लिए क्रॉस सेक्शन एरिया कौन हो गया, ये हो गया। मैं कौन से एरिया से फ्लक्स निकाल रहा हूं, इस एरिया में से। ध्यान से समझो, अगर आप ये कह रहे हो कि सर एक कंपोनेंट सामने, वो तो इसमें से ऐसे पास करा, जो दूसरा है सर वो जो नीचे से जा रहा है वो भी तो इसमें से पास कर रहा है, वो बेटा इसमें से पास नहीं कर रहा। वो कौन से एरिया में से पास कर रहा है, इस एरिया में से पास कर रहा है। मैं फ्लक्स किस में से निकाल रहा हूं, सामने वाले में से। तो मैं जब फ्लक्स निकालूंगा तो टेक्निकली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल पर है इसका सिर्फ ये वाला पोर्शन मेरे काम का है, ये वाला पोर्शन इलेक्ट्रिक फील्ड को इस एरिया में से पास नहीं करा रहा। इसीलिए जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स का फॉर्मूला लिखूंगा बेटा, तो फ्लक्स का आपने बच्चों वाला फॉर्मूला सिर्फ एक पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में एरिया। तो मैं पूरी, अगर मैं इस केस के लिए बात करूं तो क्या पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है, नहीं, उसका एक कंपोनेंट कौन से वाला, कॉस वाला। तो मैं फाई को क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा ई कॉस
थीटा इंटू में ए, ये क्या बन जाएगा ई ए कॉस थीटा। और आपको जिंदा पता है ई ए कॉस थीटा मतलब कौन सा प्रोडक्ट, मतलब डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट की जो पैदाइश होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। मतलब फ्लक्स कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी होगी। अब बेटा एक बात बताओ, अगर मैं ये वाला हिसाब लगाता ना, तो अगर मुझे कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, अगर मुझे क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, इसका कहने का मतलब क्या है, जो फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए था उसमें ई की जगह में कौन पुट करता, ई साइन थीटा और इनटू में ए, तब मेरा फॉर्मूला बनता ई ए साइन थीटा। बेटा एक बात बताओ, क्या फ्लक्स कभी भी ये वाला कंपोनेंट जो ऊपर की तरफ जा रहा है, जो एरिया में से ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, ये वाला कंपोनेंट कभी भी फ्लक्स को क्रिएट नहीं कर सकता। इसीलिए हम फ्लक्स को, बेटा हर चीज फिजिक्स में सोच समझ के करी जाती है, इसीलिए फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा। अब मैक्सिमम फ्लक्स कब प्रोड्यूस होगा, अब देखो हर चीज वैलिड है। थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जीरो एंगल है, कॉस जीरो क्या होता है, 1। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर अगर पैरेलल है, मतलब जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैक्सिमम फ्लक्स कितना, ई ए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल, मतलब एरिया जा रहा है सामने, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, ये वाला केस, ये वाला, तो उस टाइम पर फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। कॉस 90 क्या होता है, जीरो। तो इसका मतलब फ्लक्स भी क्या हो गया, जीरो। तो ये हमारी हर एक चीज को वैलिडेट कर रहा है, और इसी बेसिस पर हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला टॉपिक हम थोड़ा वाइंड अप करेंगे अब। तो आपको क्या याद रखना है, सबसे पहली चीज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली द मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू एन एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, ई डॉट डी ए इंटू में कौन सा, थीटा कॉस थीटा। पहली चीज, फ्लक्स जो है वो हमारे लिए कैसी क्वांटिटी है, ये हमारे लिए स्केलर क्वांटिटी। दूसरी चीज, उसके बाद हमें एक और चीज याद रखनी है बेटा, एसआई यूनिट की अगर हम बात करें, ये तो आप निकाल ही दोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो न्यूटन पर कूलम, और इनटू में एरिया क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपकी किसकी वैल्यू हो गई, फ्लक्स की वैल्यू हो गई। इससे ज्यादा बेटा डेप्थ में फ्लक्स आपको अभी के लिए 12th क्लास में हम नहीं समझा पाएंगे। कोई और समझा रहा है तो मुझे भी जरूर शेयर करना, हम भी थोड़ा और नॉलेज गेन करना चाहेंगे। इसके बाद हम अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे जिसमें हम जानेंगे किसके बारे में, गॉस थ्योरम के बारे में। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जुड़िए रहिएगा, ध्यान रखिए।